स्थितियां हैं, ये थोड़ी सी बेबसी पैदा करती हैं, थोड़ी सी घबराहट पैदा करती हैं। तो यदि हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे कि सकारात्मकता मिले, थोड़ा सा ढाढ़स बने, तो जैसे अपन योगा और नीति और बहुत सारी चीजें करते हैं, इट विल बी हेल्पिंग इन आवर जॉब। मतलब उससे क्या है कि शायद हमें अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को सामना करने के लिए कुछ साधन मिले। मतलब रादर देन, और उसमें क्या है कि जैसे अपन ने कहा कि हमें 3 लोगों को ऊर्जाकृत करना है। अभी कल जो है एक बहुत अच्छा विचार आया है, वो ये आया है कि जो महा ऊर्जा केंद्र हैं उनका आइडेंटिफिकेशन इस आधार पे किया जाए कि उन्होंने कितने लोगों को ऊर्जाकृत किया है। राइट। तो जैसे अज्यूम करिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख करता है, तो देन यदि क्राइम फ्री पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होता है, तो जो हाईएस्ट नंबर वाले लोग हैं उनको महा ऊर्जा केंद्र मान के फिर एज उम्मीदवार उतारा जाए। मतलब अल्टीमेटली देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, सो देयर विल बी। क्या सोचते हो? नहीं, आपको अच्छा ये है। ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, पहले तो ये बताइए। नहीं, अच्छा है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इन आसुरी शक्तियों से जहां लगातार झूठ बोला गया है, जहां पे लगातार षड्यंत्र रचे गए हैं, जिसमें कि नेहरू जैसे लोगों ने पार्लियामेंट को धोखे में रखा, पूरी बातें नहीं बताई, विदेशियों से, चाइना से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो अलग बात का हो रहा है, पार्लियामेंट से उठ के झूठ बोला जा रहा है, तो ये तो सब षड्यंत्रकारी बात कहलाई। धूल। हाँ, कर हाँ। तो बेसिकली देखो, इतने ज्यादा षड्यंत्र हुए हैं कि अब तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी से काम करना पड़ेगा। अब जैसे अपन वर्तमान बात को भी देख लें, हम ये कह रहे हैं कि अपन आज जितनी भी भर्त्सना करना हो नेहरू की कर लें। राइट। उन्होंने चाहे पार्लियामेंट को जो है धोखे में रखा हो, आर्टिकल 370 डालने की कुत्सित जो है दिमाग जो है ये नेहरू का ही था। उसने दुष्टतापूर्वक उसे डलवाया, और वो देखिए कितनी बड़ी दुष्टता है कि आप संविधान के प्रोविजन के खिलाफ एक आर्टिकल 35 षड्यंत्र पूर्वक आप जो है बिना कैबिनेट में चर्चा किए बैकडोर से आप उसे संविधान का हिस्सा बना देते हैं, जो कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार संभव ही नहीं है। आर्टिकल 35A बिना जो है संविधान के अमेंडमेंट के कैसे संविधान में अवतरित हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर ये तो देखा जाए तो उससे ज्यादा असंवैधानिक, अनडेमोक्रेटिक कोई आदमी नहीं हो सकता है, जो पार्लियामेंट में लगातार झूठ बोल रहा हो, जो है अंग्रेजों के नियम कानून को यथावत अडॉप्ट कर ले रहा हो, जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, आपको गुलाम बना के आपको शासन करने के लिए जो चीजें बनाई गई हैं, उनमें बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज अडॉप्ट कर लेना, ये इस देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? सही। आप ये बताइए कि जो व्यवस्था जिसमें हम भी कल तक हिस्सा थे, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, पुलिस कहते हैं, इवन जुडिशरी है, आपने जो है उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और उनको लॉर्ड बना के थोप दिया है पब्लिक के ऊपर। तो आप जो है लॉर्ड बन गए, राजनेता, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, पुलिस सब लॉर्ड बन गए। राइट। और ये पब्लिक जो है वोट देने वाली गुलाम बन गई, जिन्हें मूर्ख बनाकर आप जानबूझ के गरीब रखना चाहते हैं। आपने पॉलिटिक्स को जो है ना गांव तक पहुंचा दिया। आपने दारू की जो है ना पाउच को, जो कि जो है ना डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उसमें संविधान में प्रावधान होने के बावजूद आपने पाउच हर गांव में पहुंचा दिया। ये संविधान के जो दिष्टा थे, विद्वान थे, उनकी भावना के विरुद्ध आपने काम किया ना। तो अल्टीमेटली
अब यदि जो कुछ भी किया वो उस समय हमारे चुने हुए व्यक्ति थे, चाहे हाँ उन्होंने दुष्टता पूर्वक षड्यंत्र करके हमारे वोट क्यों ना लिए हों, बट दे वेर अवर रिप्रेजेंटेटिव वेदर सही वी लाइक इट और नॉट, राइट। सही। अच्छा, उन्होंने जो है संविधान में पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही वो सब चीजें अडॉप्ट की, वो सब चीजें एज इट इज रखी कि नहीं रखी। सही है, रखी। तो आज जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि 56 इंच के सीने के हैं, यह इतने कायरता पूर्वक काम क्यों कर रहे हैं। उनके ही बीजेपी के पार्टी के लोग बहुत अच्छे मुद्दों पर रोज जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा रहे हैं। इनका कायरतापूर्ण चरित्र जो है उसको पार्लियामेंट में अमेंड क्यों नहीं कर रहा है। आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जो नियम कानून संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक इस देश के पार्लियामेंट में इनेक्ट हुए हैं, जैसे आप ये बताइए, राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 एंड विशेष तौर पे आर्टिकल 15 जो गवर्नमेंट को रोकता है कि आप रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, जो कि सेकुलर कंट्री भी है, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 जैसे प्रावधान हैं, जिसमें कि आप ना टैक्स रिलीजन के आधार पर वसूल कर सकते हैं, ना जो है ना टैक्स की अर्जित मनी किसी धन पे जो है ना आप खर्च कर सकते हैं। इसके एक्सप्लिसिट प्रावधान होने के बावजूद ये दुष्ट लोग हज पर इन्होंने जो है माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया और इतने घृणित प्रावधान उसमें डाले हैं। तो इसमें इसको गाली देने की बजाय आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी पार्लियामेंट में बैठ के कितनी देर लगेगी उसको अमेंड करने में, रिपील करने में, तो ठीक करने में, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या जो है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की मदद ली थी क्या। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदन करा के सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी कराए थे क्या। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों चाहिए। नहीं, इसके बारे में क्या कहना है आपका। नहीं, राजनीतिक देखो, राजनीति फालतू की बकवास बंद करो। राजनीति के नाम पे आप जस्टिफाई करेंगे, हम ये कह रहे हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। राजनेता जो होता है कोई भी हो, मतलब राजनेता साला धूर्त होगा, साला षड्यंत्रकारी होगा, साला हरामी होगा और उसे ये करने का राजनीति के नाम पे हक होगा। नहीं, हक नहीं है, हक नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ गाली दी जाए कि तुम राजनेता की जगह दुष्ट नेता क्यों ना कहने लगे तुमको। दुष्ट तो सभ्य समाज में। देखिए, हमारी राजनीति क्या कहती रही है वैदिक ज्ञान में, राजनीति धर्म से प्रभावित रही है। धर्म का मतलब है ड्यूटी। तो वो ड्यूटी कहाँ है, लोगों से झूठ बोलना, रोड पे दंगे कराना। आप ये बताइए, जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है वो संविधान की व्यवस्था से वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सही है, पहुंचा है, उसी व्यवस्था से पहुंचा। उसे जो है उसे शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में जो जिम्मेवारी दी गई है वो संवैधानिक कर्तव्य है कि नहीं है ना। ठीक है। फिर भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को चला रोड पे बलात्कार करा रहा है, TMC से हत्याएं करा रहा है और उसको जो है वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सरकार का जो है बर्दाश्त प्राप्त है। तो ये फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। नहीं, ये हमारा नजरिया है। उन्हें कल ममता के संग यार, ये भी नजरिया हो गया है। मतलब साला जो है ना आप हत्याएं कराओ, बदमाशी कराओ। नहीं तो कल ममता के संग भी तो हाथ मिलाना है ना। कल ममता के संग भी दोस्ती करना है ना, उनको तो रास्ते खुले रखना है। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति से फिर इसका मतलब है कि राजनीति को जो है ना ड्यूटी ड्रिवन होना चाहिए, धर्म ड्रिवन होना चाहिए। वो नहीं हो सकती क्योंकि हम बेईमान है ना। नहीं, वो 200% हो सकती है। हमने सिस्टम को बेईमान बना रखा है ना। हमने सिस्टम को इतना बेईमान बना दिया है। नहीं, वो सिस्टम 2 मिनट में ईमानदार हो जाएगा। क्योंकि जो बेईमान होके लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, चंद लोगों को, कुछ परिवारों के बच्चों को, कुछ पार्टियों के दुष्ट लोगों को, कितने कम लोग फायदा ले रहे हैं। आप ये देखिए, जो लोग कार्यकर्ता आपके इतनी उससे शिद्दत से लगे रहते हैं, आप किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को अपने चुनावी हित के लिए अपनी पार्टी में ले लेते हो
उस कार्यकर्ता के प्रति कितना बड़ा अन्याय है। वो तो बहुत किया बीजेपी ने, जितना किया है। बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने, सभी ने यही किया। बीजेपी ने ज्यादा किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप दूसरी पार्टी से लोगों को बुला लें जिनकी सनिष्ठा नहीं है, जो अपने लाभ के लिए आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें टिकट क्यों मिलना चाहिए भाई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति क्या जिम्मेवारी है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, राजनीति में कॉस्मेटिक चेंज होता है, राजनीति का करेक्ट जो तो आधारभूत ढांचा है वो वैसा ही रहेगा। करेक्ट, जिसे अपन कंप्यूटर में हार्डवेयर कह रहे हैं, का चरित्र ही बदल देते हैं। हम सही मायने में डेमोक्रेसी ले आते हैं और उसके लिए हमारा अपना मॉडल है, जो ऊर्जा केंद्र का मॉडल है, उसके बारे में आप बताइए। यदि आपने उसे समझने की कोशिश की, नहीं तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। समझाऊं या आपने समझा है? मैं उस रूप में नहीं समझ पाया, तो मैं उसको आपको 2 मिनट थोड़ा सा। मेरा क्या है कि लगता है कि सब संभावनाएं उतनी नहीं, अच्छे लोगों का बन नहीं सकता। 500% संभावनाएं हैं। हम तो कह रहे हैं नॉट 100%। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चंद लोगों को लाभ दे रहे हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं। आज अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से मिलना इनके ही अपने जो है ना बड़े नेताओं के लिए मुश्किल काम है। हाँ, है कि नहीं है? बहुत मुश्किल है। ये मठाधीश नहीं हो गए हैं। हाँ, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? वेयर इज द पीपुल्स डिजायर? आप ये बताइए, संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नियम कानून कैसे इनेक्ट हो रहे हैं? उन्हें जो है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जन्म भी तो राजनीतिक मेहरबानी पे हुआ है ना। इट इज नॉट पॉलिटिकल न्यूट्रल। नहीं, सही कह रहे हैं आप। ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति बिना चीफ मिनिस्टर का उसका नाम डाले, क्या वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है? नहीं बन सकता। जो हाई कोर्ट का जज बनेगा वही जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेगा, वही जो है आगे चल के नहीं, और सैलरी भत्ते सारी सुविधाएं सरकारों पर ही डिपेंड है, उनकी सब चीजें। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो क्राइम फ्री भारत, इतनी सारी संभावना है, नियम कानून टेक्नोलॉजी, सभी समस्याओं का समाधान लेके आ रहा है, इंक्लूडिंग एनर्जी सेंटर का कॉन्सेप्ट, जो कि कह रहा है कि आप जो है अपने आप को सबल बनाइए। राइट? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अनुभव बहुत खराब हैं, एंड इन दुष्ट लोगों ने भड़का के, बदमाशी करके, हिंसा करके हमारे जो है विश्वास को खत्म कर दिया है। और हम जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो इतने स्वार्थी हैं कि वो कहते हैं हम राजनीति के दलदल में नहीं जाएंगे। उन नालायकों से मैं पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में बिना कानून और बिना व्यवस्था को बदले हुए क्या आप इस देश का भला कर सकते हैं? नहीं, दलदल में उतरना पड़ेगा, गंदगी साफ करने। नहीं, कोई दलदल नहीं, उसको पवित्र कर दो, गंगा जल बना दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उतरना पड़ेगा। मेरा कहना था सफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अंदर। नहीं तो मैं आप आईपीएस बने तभी तो आपको चीजें ठीक करने का कुछ अवसर मिल पाया होगा। आप बाहर से मेरी तरह सोचते कि नहीं वो हो जाना चाहिए, होगा कैसे? मैं जहाँ पे रहा वहाँ पे आप स्टडी कर लीजिए, आप तो गुना में भी रहे हैं, आपको मालूम है वहाँ पे परिवर्तन आया है। और इन राजनेताओं की हिम्मत नहीं हुई कि मैत्रीक्षण गुप्त से आंख से आंख मिला के बात कर लो। यही नेता थे ना जो बाकी लोग जिनकी चाटुकारिता करते थे, थे कि नहीं थे? आपने देखा है कि नहीं देखा? मुझे देखा है। आपने ये भी पाया कि किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे सिफारिश करे। हमारी मानना तो ना मानना तो बात की बात है, उनकी औकात नहीं थी कि मुझे सिफारिश कर दे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, सही बात। तो इसका मतलब है अब तो हम उसे और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम उसका जो पूरा मॉडल लेके आए हैं वो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि ये आसुरी शक्तियां हो गई हैं और ये अपने लाभ के लिए छद्म रूप धारण करके आपको मूर्ख बनाती हैं, और इनकी एक ही स्ट्रेटेजी है कि इन प्रकार सत्ता में बने रहे। और उसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं। देखिए यूपी में आप देखिए, आज आपको मालूम है यूपी की जो नई विधानसभा 2022 की बनी है उसमें कितने क्रिमिनल्स हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, 205। 51%। अब जो है
क्रिमिनल्स कानून बनाएंगे मेजॉरिटी से, वही जो है ना मुख्यमंत्री होंगे, वही उप मुख्यमंत्री होंगे। वाह, कैसी अच्छी व्यवस्था थोपी है इन माननीय योगी और मोदी जी ने। हमने तो, हमारे लिए तो दो ही चीजें महत्वपूर्ण थी, योगी और मोदी का चेहरा और अखिलेश यादव को हराने का दृढ़ संकल्प, क्योंकि यदि अखिलेश यादव आ जाएगा तो अपराधी तत्वों का हौसला बढ़ जाएगा और अन्याय की चरम सीमा हो जाएगी। यही दो कारण थे, राइट। माननीय योगी जी ने अपने आप को बुलडोजर मुख्यमंत्री और इनकाउंटर मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया। सामान्यतः ये पद जो है ना, ये विभूषण अधिकारियों को मिलते रहे, राइट। तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ये विभूषण अर्जित किए हैं कि नहीं किए हैं। फिर जो है, जब हर चेहरे पे, हर सीट पे आपका ही चेहरा लड़ रहा था और हमने भी वोट योगी और मोदी के चेहरे को दिया है, बीजेपी को दिया है, हमने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। डू यू एग्री विथ मी? ये बात सही है कि नहीं है? सही है। तो फिर आपने दुष्टापूर्वक 205 अपराधियों को हमारे सिर पे क्यों थोप दिया? आप कहें कि कैसे करते भाई अपराधियों से लड़ने का, तो वो है। तो सुप्रीम कोर्ट तो रोज PIR लग रही है, सुप्रीम कोर्ट 2017 से चिल्ला रहा है कि पार्लियामेंट से निवेदन है कि कानून बना दे। तो आपने कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया कानून? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे कुछ मंत्री और उनके विरुद्ध भी अपराध हैं, तो वो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए अपने चहेतों का भविष्य इम्पोर्टेंट है, ये देश इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, उनको फिर ये दिखावा है कि हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर ये दुष्ट तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है जो कि अपराधी हैं? आप ये बताइए, एक सूची बनाइए, आपके जो है प्रतिनिधियों में कुछ को छोड़ के अधिकांश दे आर नॉट डिजर्विंग टू बी योर रिप्रेजेंटेटिव। सही है। आप खुद उनसे बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं, आप कानून के बारे में सोच सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं। यू कैन ब्रिंग वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एंड विद इन नो टाइम विदाउट एनी एडिशनल रिसोर्सेज वी कैन मेक दिस कंट्री एब्सोल्युटली रिच। मेरे पास ये मॉडल है जिसमें हमने प्राइस कॉस्ट दोनों को हमने ओवरकम कर लिया है। अब हमें संसाधन ही नहीं चाहिए इस देश को जो न धनी बनाने के लिए। मतलब इट इज सच ए पावरफुल थिंग। लेकिन ये दुष्टों के राज में कौन सुनेगा? मैंने 4 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे कि नींबू के रस से, आप भी उसके गवाह हैं, नींबू के रस से कोरोना का RNA स्ट्रक्चर टूट रहा है। ये कहा है कि नहीं कहा मैंने? कहा है। और जिसने भी नींबू का रस की 3 बूंदे अपने नाक में डाल ली, ना तो वो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, ना उसे ऑक्सीजन लगी। ये बात सही है कि नहीं है? आप एक केस बता दीजिए कि जिसने नींबू का रस अपने नाक में डाल लिया। और हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर स्वस्थ व्यक्ति को 7 दिन में 3 बूंदे नींबू का रस का डालेंगे तो उसे जो है कोई वायरल फीवर नहीं होगा, उसे अधिकांश डिसीजेज नहीं होंगी, उसे खांसी और जुकाम और अस्थमा नहीं होगा। तो भैया क्या प्रॉब्लम है? और आपके पास सभी चीजें थी। हमने फिर इनके डॉक्टर पांड्या को भी फोन करके बताया कि आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी RT-PCR आपसे जुड़ी हुई हैं। जो RT-PCR पॉजिटिव आई हैं उनमें एक ड्रॉप नींबू के रस की डाल के देख लीजिए, वो सॉल्यूशन विशिएटेड हो जाएगा, उसका RNA स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ये रिसर्च करने के लिए आपको 1 दिन लगना था। आप विश्वगुरु बन जाते कि नहीं बन जाते? आप ये बताइए, जो आपने वैक्सीनेशन 1200 रुपए की थोपी है, 1200 रुपए मल्टीप्लाई बाय 137 करोड़, इट बिकम 17 लाख करोड़। कितना बड़ा पैसा है, 17 लाख करोड़। और 6 महीने में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप ये बताइए, इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है, उसको अपन 1 मिनट घास लेने डालने जाते हैं, छोड़ देते बात को। मेरा ये कहना है कि यदि नींबू के रस से आपका कोरोना वायरस मर रहा है तो हमें वैक्सीनेशन क्यों चाहिए? ये बताइए ना मुझे। कैन वी अफोर्ड टू स्पेंड 17 लाख करोड़ एवरी 6 मंथ? आपका जो है, आपको ये मालूम है कि आपका इनकम टैक्स का बेस पिछले साल तक 3.8 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के जो है 8 करोड़ हो गया है, राइट। अभी इनकम टैक्स आपके 137 करोड़ लोगों में सिर्फ 8 करोड़ लोग देते हैं, राइट। और उनसे जो टोटल कलेक्शन आता है दैट इज 10 लाख करोड़। इसका मतलब है साल भर में जितना आप इनकम टैक्स इकट्ठा करेंगे उससे दुगना आपको 6 महीने के
की वैक्सीन के लिए चाहिए। ये इस देश के लिए दुष्टता नहीं है क्या? सही है। आप ये बताइए, यदि जो है कोरोना वायरस मर रहा है तो एक स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर मोदी वुड हैव मेड ऑल द डिफरेंस। व्हाई मिस्टर मोदी इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ द लॉबीज? व्हाई इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ लॉबीज? क्या जवाब है उनके पास इसका? नहीं होगा। फिर आप ये बता दीजिए, हमने ढेर सारे वीडियो जारी किए, हमने खुद जो है हमारे से जुड़े हुए लोगों ने 536 बहुत ही खतरनाक स्थिति में जिनका ऑक्सीजन लेवल 50-60 के आसपास था, उन्हें 3 दिन में जो है 99% ऑक्सीजन पे लेके आए विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग एनी ऑक्सीजन। ये चमत्कार नहीं है? ये तभी संभव है जब कोरोना वायरस मर जाएगा। देखिए, आप ये बताइए, यदि आप इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल 50 और 60% कॉन्सेंट्रेशन पे है, आप फेटल स्थितिज में हैं, और नींबू का रस डाल के और कुछ काढ़ों से यदि आप 3 दिन में 99% पहुंच जाते हैं बिना अस्पताल में एडमिट हुए, बिना जो है ना ऑक्सीजन लगाए, तो ये तभी संभव है जो कि तब जबकि कोरोना वायरस का आरएनए टूट रहा हो, राइट? और कोई तो 14 दिन तक तो आपको जो ना इंक्यूबेशन पीरियड और वो जो सब पीरियड था कि नहीं था, तो 14 दिन के पहले तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। फिर तो अपनी मौत तो वो 14 दिन में ही मरता कि नहीं मरता? तो मैं ये कह रहा हूं कि कब तक हम ये दुष्टता झेलेंगे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये पद कर्तव्य नहीं है कि जो संविधान की जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जिनको ये और इनके लोग बड़बड़ाते रहे हैं रोड पे, इनके जो है, आप ये देखिए वेस्ट बंगाल में इनके कार्यकर्ता जो है उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, टीएमसी वाले कर रहे हैं। ये इनका जो है गवर्नर पब्लिकली रो रहा है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि हर महीने वो एक रिपोर्ट भेजना होती है। वो साक्ष्य जो है ना लिख के वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को क्यों नहीं भेज रहा है? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कैबिनेट को भेज के उससे अप्रूवल करा के 356 को क्यों नहीं कर दे रहा है? क्यों? क्योंकि जो है ना इनकी सरकारें जो है उसी तरीके की गड़बड़ियां कर रही हैं, उनको भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही कारण है और कोई कारण नहीं। सही। आप क्योंकि आपके लोग भी दुष्टता कर रहे हैं, तो आप जो है ना किसी एक को डिसमिस करोगे तो वो कहेगा तुम्हारे ये दूध के दुल्हे हैं, इनको भी डिसमिस करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, और दूसरा जो कर रहे क्राइम उन्हीं को फिर अपनी पार्टियों में लेना है। नहीं तो फिर यही तो फिर दुष्टता है ना। मतलब आप दुष्टता पूर्वक हमारे ऊपर दुष्टों को थोप रहे हैं, तो आप अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं बताइए ना। आप मुझे बताइए ना, क्या इन सब व्यवस्थाओं को पार्लियामेंट के बाहर बैठ के ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं। क्या जो है माननीय नरेंद्र मोदी बिना हमारे वोट के जीते हैं क्या? नहीं। यदि वो हमारे वोट से चुनकर पहुंचे हैं और आज उनकी ये पदी जिम्मेवारी है, तो इस पदी जिम्मेवारी का निर्वहन ना करना उनकी अपने पद के साथ गद्दारी है कि नहीं है? नहीं, आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग बट डेलिबरेटली। आप बताइए है कि नहीं है? नहीं, जिस रूप में आप कह रहे हैं उस रूप में हो सकती है, लेकिन उस रूप में ये क्यों नहीं देख रहे हैं? इनका पद कर्तव्य वही है। नहीं, राजनीति में आदर्श व्यवस्था तो ये भाई राजनीति को साला इतना घटिया क्यों कर दिया है, जहां पे ना धर्म ना का पालन ना करें, ड्यूटी ना करें, खाली ऐसी राजनीति को आग लगा दो ना। ये जो ना दुष्ट लोग जिनका ना कोई चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ये हमारे प्रतिनिधि क्यों बने? साले ये हमारे राजनीतिक क्यों बने? क्या है इनके चरित्र में? क्या है इनकी सोच? अपराधी होना ही इनकी सोच है, रातों रात अमीर हो जाना ही इनकी सोच है, झूठ बोलना ही इनकी सोच है, और फिर उसको आप राजनीति कहोगे और जस्टिफाई करोगे। अरे हम तो दूसरे मॉडल को लेके आए जो विश्व के लिए दूसरा मॉडल बने। तो ये काम, इस सब व्यवस्था को हम थोड़ी देर के लिए आसुरी शक्ति कह दें, ठीक है ना? आप इस बात से सहमत हैं कि ये सब मिला के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं? कोई छोटा अक्षर है, कोई बड़ा अक्षर है। मैं तो जो कह रहा हूँ, कॉस्मेटिक चेंज के अलावा कुछ नहीं होता। कॉस्मेटिक से नहीं बदलाव आता कभी। नहीं, तो हम तो जो है ना पूरा मॉडल ला रहे हैं कि कॉस्मेटिक भी बदलेगा, और इनकी औकात नहीं है कि ना बदले। अब मैं बताता हूँ, हमने इस व्यवस्था को आसुरी शक्ति मान लिया है। मान लिया? आप मानने के लिए तैयार हो? हाँ या नहीं बोलो? मैं ऐसे आसुरी शक्ति तो नहीं कहूंगा। अरे जोर से आसुरी शक्ति करना पड़ेगा। जो
गंदी राजनीति करे, जो अपराधियों को आप पे थोपे, जो अनपढ़ गवार लोगों को जो है ना बढ़ावा दे, जो रोड पर हिंसा कराए। आसुरी शक्ति की आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यही डेफिनेशन है। आसुरी का मतलब है असुर, असुर का मतलब है जो अच्छी बात ना सोचे। तो ये लोग अच्छी बात सोच रहे हैं क्या? इवेंट इनके लिए तो अपने सत्ता में बना रहना ही इनका धर्म बन गया है। हमारा जो है वेद तो ऐसे धर्म को नहीं कहता है। हमारे पुरुषोत्तम राम तो ये धर्म को नहीं कहते हैं, जिनका वो जो है ना जय श्री राम कहते हैं, उनके साला गला नहीं कंट्रोल में आता है। वो जय श्री राम की तो एक बात नहीं मान रहे हैं। जय श्री राम से सत्ता में बने रहने का स्लोगन है कि उनका चरित्र हमारे लिए जो है ना, तो और काय के लिए? तो फिर असुर हो गए ना वो। नहीं, फिर तो असुर मान लो ना आप उनको। नहीं तो आप बताइए असुर क्या है, आप किसको असर कहेंगे? सभ्य समाज में किसी को असुर कैसे कह सकते हैं? अरे यार, सभ्य समाज है क्या ये? जहां आप धोखा दे रहे हो, जहां आप झूठ बोल रहे हो, अपने ही बने हुए संविधान में जो आपको फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, उसके विरुद्ध आप जो है ना पार्लियामेंट में बैठ के जो है गलत कानून बना रहे हैं, विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है कि कोई भी राज्य जो है धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यह रिस्ट्रिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सारे राज्य कर रहे हैं। मतलब ये है कि सब चोर और सब डकैत और सब मर्डरर बन जाएं तो जस्टिफाइड है? नहीं, अपन ऐसे तो वो उसी को तो मैं असुर कह रहा हूँ ना। आप असुर मान लीजिए, दुष्ट मान लीजिए, जो आप कोई दूसरी शब्द को यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए, मुझे शब्द से कोई लेना देना नहीं। शब्द इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर ये कह इम्पोर्टेंट सकते हैं कि समाज के लिए उनको जिसके लिए हमने चुना है, उस जिम्मेदारी का उनके अंदर भाव नहीं है। तो भैया ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? नंबर 1, इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है बिना भाव के? बिना भाव के क्योंकि जीतने की उनकी क्षमता ज्यादा रखती है पार्टी। अरे तो जीतने की क्षमता उनकी, तो हारने की इतनी बड़ी क्षमता पैदा कर देंगे क्योंकि आपने मॉडल क्रिएट नहीं किया है। आई एम सेइंग कि ये जो इतने बड़े जो है ना, वो केवल हारने से डरता है। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आई एम सेइंग इट। अच्छा चलो मैं आपको मॉडल समझाता हूँ, ठीक है ना? हेलो। हाँ। मैं आपको मॉडल समझाता हूँ। तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये सभी आसुरी शक्तियां हैं, और हमारे आसुरी शक्ति हम जानबूझ के वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें वेदों से वो ज्ञान हम ले सकें जिससे हमें इन आसुरी शक्तियों से लड़ने का हौसला और ताकत और मेथोडोलॉजी मिले। क्लियर है या नहीं? तो हमारा वेद ये कहता है कि जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो हमारे उस समय के लोगों ने तपस्याएं की, और तपस्याओं के माध्यम से अस्त्र शस्त्र और देवी देवताओं से वरदान प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्र और देवी देवताओं से, ब्रह्मास्त्रों से सुसज्जित होकर हम इन आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाए। ये एक वैदिक ज्ञान कहता है कि नहीं कहता है? हाँ या नहीं? हाँ, ऐसा पढ़ा है तो ऐसा ही है। पढ़ा ऐसा ही है, ठीक है। तो आज की तपस्या क्या है? आज की तपस्या ये है, डेमोक्रेसी की तपस्या है कि हम पब्लिक को ऊर्जाकृत कर दें और संयुक्त ऊर्जाकृत से इन आसुरी शक्तियों को हम पराजित करें। राइट? अब हम उस मॉडल के ऊपर आते हैं। तो मॉडल ये है कि इस चीज से कि हम अपने आप को CFB का ऊर्जा केंद्र घोषित करते हैं, और इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारे अंदर बेवसी है, नेगेटिविटी है, हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। हमारे जो बहुत बुरे और खतरनाक अनुभव हैं, हम अपने आप को विश्वास दिला पाएंगे कि आने वाला समय 2024 में आज से भिन्न होगा। ठीक है ना? और इसमें यदि आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? जो भी आप काम कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ या नहीं? ठीक बात है। मतलब चूंकि आपकी अपनी नकारात्मकता खत्म हो गई, चूंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इससे आपको ही लाभ हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि हम सब लोग अपने कामों में जो बिजी हो गए, फालतू का जो
मॉडल आया जिसमें हम मटेरियलिस्ट होके अपने लिए धन कमाने में लगे हुए हैं, जिसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, वो ही जिंदगी का मकसद हो गया है। लोगों के लिए जहर पैदा करके और सब करके हम इन प्रकार धन कमाना चाहते हैं, जिस धन की जो है आवश्यकता पूर्ति होने के बाद कोई वैल्यू नहीं है और ना वो आपके साथ जाएगा, और संतानों में भी वो अंबानी भाइयों में लड़ाई करा देता है, तो आप और हम किस खेत की मूली है। राइट, डू यू एग्री विथ मी? हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है। अब जो है तो हम लोग अपनी व्यस्तताओं में अपने लोगों से भी बात करने का समय नहीं निकल पाता है। व्यस्तताएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं। जैसे अभी आपके जो है रिलेटिव्स जो है वो थोड़ी सी कठिन स्थिति में है, तो वो इस तरीके की परेशानियां भी होती हैं। नेट रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे किथ और किन और हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे संबंधित हैं, जिनसे हम वर्षों से जुड़े रहे हैं, उनके लिए भी समय निकाल के हम फोन नहीं कर पाते। राइट, सही कह रहे हैं। तो इस व्यवस्था में यदि आप अपने से जुड़े लोगों से फोन करें और वो भी किसी स्वार्थ के लिए ना करके उनको ऊर्जाकृत करने के लिए करें, तो आप अपने साथ और अपने जुड़े हुए नेटवर्क के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी फायदा है। राइट। अच्छा, तीसरी बात, आप ऊर्जा केंद्र हैं, आप प्रचार केंद्र नहीं हैं, तो आप किसी नए व्यक्ति को प्रचार नहीं करना है इस व्यवस्था का। अपने लोगों से हमारे जो ढेर सारे इस बारे में ऑडियो वीडियोज हैं उनको सुनाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है, और संवाद करिए और उनको ऊर्जाकृत कर दीजिए। ऊर्जाकृत में कितना है, अपन को केवल ये संकल्प लेना है कि मैं अपनी नेगेटिव और वेबसी को तिलांजल करता हूं, अब मैं सकारात्मक रहूंगा, मैं ऊर्जा केंद्र हूं, अब मैं बदलाव का माध्यम बनूंगा। राइट, बिना कुछ किए। आपने किसी का कुछ किया भला नहीं किया। राइट, आप अब ये बात आप अपने लोगों से कर रहे हैं। अब उन लोगों में दो तरीके के लोग होंगे, एक जो आसानी से ऊर्जाकृत हो जाएंगे, एक वो जिन्हें परिस्थितियों ने पत्थर बना दिया है, उनके अनुभव इतने खराब हैं कि वो पत्थर तुल्य है। तो यदि मैग्नेट है, उस मैग्नेट के यदि लोहा पास में आएगा तो वो चुंबक बन जाएगा, वो दूसरों को भी चुंबक बनाने की क्षमता उसमें पैदा हो जाएगी। यदि वो पत्थर है तो वो नहीं बना पाएगा ना, नहीं बना पाएगा। करेक्ट। तो अभी जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अनुभव इतने खट्टे हैं, उसे उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ संभव ही नहीं है, उसको कुछ देर के लिए पत्थर मान लीजिए। राइट, और उसको उसी हालत में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पत्थर जो है, जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो ये ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। ये ऋषि वाल्मीकि जैसे डकैत वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, डू यू एग्री विथ मी? अब जो है, यदि हम सब लोग अपने से ही लोगों से बात करके अपने पर्सनल लेवल पे जितने लोग एनर्जाइज होते जा रहे हैं, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो मान लो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में चूंकि मैंने आपको सीधे एनर्जी दी है, तो मेरा नाम होगा, आपका नाम होगा। राइट, और उसका नाम, समूह का नाम क्या होगा? CFV ऊर्जा समूह अजय तिवारी। राइट, अब आप जिनको भी ऊर्जाकृत करेंगे उसको इस ग्रुप में जोड़ेंगे, और चूंकि वो ऊर्जाकृत हो गया है तो उसे वही काम करना है जो आप कर रहे हैं। राइट, तो उसे उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। अज्यूम करिए कि आपका जो है रामनिवास तिवारी जो है आपके जिसको आपने ऊर्जाकृत किया, तो जैसे ही आप ऊर्जाकृत करेंगे और संकल्प दिलाएंगे तो उसी के साथ ही उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप पैदा कर दिया जाएगा कि CFV ऊर्जा समूह रामनिवास तिवारी। राइट, तो इस क्रम से यदि हम संकल्प के साथ काम करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। अब अपन मान लेते हैं कि 9 दिन में नहीं पहुंचेंगे, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब जो है ऊर्जा केंद्रों के मेंबरशिप बना के, आपको ये मालूम है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? डू यू नो दिस और नॉट? नहीं। भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है। आप कानून की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कानून में तो है किसी रूप में। हाँ, तो कानून में जो है ना, सेक्शन 38 CRPC कहता है कि आपके माध्यम से समन्स वारंट तामील कराए जा सकते हैं। सेक्शन 39 कह रहा है कि आपको जो यदि ध्यान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो आप उसे रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। और कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं कि यदि आप उनका रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपको प्रोजिक्यूट किया जाएगा। और उसमें जो है अभी तक क्या होता है, प्रोजिक्यूशन और पुलिस जो है वो ये प्रूव करती है कि आप गिल्टी हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
हाँ सेक्शन 39 कहता है कि भाई साहब आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हैं। सही है। किसको प्रूव करना है? आपको आपको। खुद को, हम्म। राइट। तो कितना बड़ा पावर है। आप ये बताइए, आप जैसे विद्वान जर्नलिस्ट को ये कानून के इन बारीकियों का ज्ञान ना तो पुलिस ने दिया ना स्टेट ने दिया, और ये तथ्य आपसे छिपा के रखे गए। हम्म। मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ, अब मैं आपका ध्यान सेक्शन 43 की तरफ ले जाता हूं, जो आपको अधिकार देता है कि पुलिस की उपस्थिति में भी यदि आपके सामने कोई अपराध घटित होता है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं, इवन व्हेन द पुलिस इज स्टैंडिंग देयर। हम्म। ये आपको ज्ञान है क्या? नहीं। सेक्शन 43 सीआरपीसी। हम्म। हेलो, हाँ हाँ। ये ज्ञान है आपको? नहीं तो आप नहीं। गूगल करके इसे पढ़िए। उसका हाँ। टाइटल ही यही है, राइट द अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। और वो कहती है कि यदि पुलिस मौके पे है तो आप उसे दे दीजिए, और यदि पुलिस मौके पे नहीं है तो आप उसे थाने में दीजिए, और थाने वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा, री अरेस्ट करेगा। ये उस 43 सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो अरेस्ट किसने किया? आपने। व्यक्ति ने। और री अरेस्ट कौन कर रही है? पुलिस। पुलिस। ये कानून में लिखा है। फिर आप जो है उन सभी व्यक्तियों को भी अरेस्ट कर सकते हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, राइट। हम्म। तो थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दिया जाए कि 5 दिन या 7 दिन में यदि संबंधित व्यक्ति पुलिस के सामने सरेंडर नहीं होता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इनाम घोषित हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सिस्टम में, नियम में बना दिया जाए, राइट। उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई चालू हो जाएगी। 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई चालू हो जाएगी, राइट। और जैसे ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, भारत के हर नागरिक को उसे अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया। तो आप पुलिस वाले हुए कि नहीं हुए? अच्छा, अब आपको मालूम है जो ये मजहबी और जाति के आधार पर हिंसा कराते हैं, आपको मालूम है यू आर हैविंग द राइट टू किल दोज पर्सन दोज हु आर डूइंग दिस। आपको ये मालूम है कि नहीं? नहीं। हाँ, तो सेक्शन 99 सीआरपीसी का कहता है कि व्हेन यू कैन कॉज डेथ, मतलब एक प्राइवेट आदमी कब किसी व्यक्ति को जो है उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कमिट डूइंग मर्डर। मतलब यदि आपकी खुद के जो है व्यक्तिगत सिक्योरिटी खतरे में जेओपर्डाइज हो गई है, आपकी संपत्ति खतरे में आ गई है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी खतरे में है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी खतरे में है, तो आपको ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन, इट इज यू आर हैविंग ए राइट टू डिफेंड। सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। किस हद तक है आपको ये अधिकार? सामने वाले की मौत कारित करने का। ये आपको मालूम है? तो यदि हम जो है यदि हम अपने ऊर्जा केंद्रों को प्रॉपरली ट्रेंड करके, उनको जो है ना प्रॉपरली आर्म्ड करके एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यदि हम रिस्पांस दें, तो ये दुष्ट लोग जो है रोड पर हिंसा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये साले दुष्ट जो पुलिस है, जहां कानून आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस देता है, ये दुष्ट लोग साले उसे जो है ना आदमी को क्यों बुक कर रहे हैं? और ये आम आदमी को तो छोड़ो, ये तो सीआरपीएफ के जो है ना व्यक्तियों को भी बुक कर रहे हैं। अरे भाई, सामने तरफ से गोली आई, आप अपने डिफेंस में जो है गोली चला रहे हैं, उससे कोई मर जा रहा है, फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को किसने अधिकार दे दिया 302 का केस रजिस्टर करने का? देखिए, मैं आपको अपना केस सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज आईजी ऑपरेशन कश्मीर, मैं जो है अमरनाथ की सिक्योरिटी के चेक करने के लिए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का फाइनल जब तक हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तब तक यात्रा नहीं खुलती है, राइट। तो मैं जो है उसकी सिक्योरिटी सर्वे के लिए एडवांस टीम में मैं शेषनाग में पहुंचा हुआ था। शेषनाग का नाम सुना है? हाँ, सुना है। तो शेषनाग में था। अब आपको वहां मालूम है वो तो कितनी ऊंचाई पे है, वहां तो कोई मोबाइल के दौरान है? आईटीबीपी के दौरान नहीं, आई वाज आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन। अच्छा, आई वाज आईजी ऑपरेशन कश्मीर। अच्छा, जहां हमने टेक्नोलॉजी भी डिजाइन की और ढेर सारे टेररिस्ट का भी सफाया किया, राइट। तो वहां पर आईजी कश्मीर का मुझे फोन आता है। किससे आता है? सैटेलाइट से, सैटेलाइट फोन से, राइट। तो मैंने कहा यार साहब क्या प्रॉब्लम हो गई यार, तुमको जो है ना मुझे सैटेलाइट फोन से फोन करना पड़ा। बोले सर मुझे मालूम है कि आप शेषनाग में हैं, तो फिर और कोई चारा नहीं था आपसे कांटेक्ट करने का, इसलिए। अच्छा, मैंने कहा चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोले सर जो है सोपोर में
सीआरपीएफ के एक जवान की गोली से एक आदमी मरा था जिसमें 302 कायम हुआ था। अब गिलानी कल यहाँ आ रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप उसे मुझे हैंडओवर कर दो। तो मैंने कहा भाई साहब, क्या उसने जो है किसी की मौत कारित करने के इंटेंशन से गोली चलाई थी? 302 का जुर्म कैसे बना ये बताइए? 302 का जुर्म कैसे बना? विदाउट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ फॉर द, तो उसका तो किसी की मौत करने का वो नहीं था। और राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ है। सामने तरफ से गोली आ रही तो आप जवाब में गोली चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? मैंने कहा कि तो आपका पेंट गीला हो जाएगा यदि आप उस जवान की जगह पे खड़े हो जाएंगे तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम जो है दुष्ट लोग कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉर्ड बन गए हैं और आम आदमी गुलाम बन गया है। डू यू एग्री विथ मी? सही है। तो यदि मान लो हम ये अपने ही वॉलंटियर्स को, जो ऊर्जा केंद्र हैं, इनको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देके, इनको आर्म करके हम इनको जानकारी दें कि यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, आप मौके पे पहुंच के डिफेंड करिए। किसी माई के लाल में दम है कि वो जमीन पे हिंसा फैला दे? उसे मालूम है कि अभी 2 मिनट में शूट कर देगा मुझे, बिकॉज ही इज हैविंग द राइट टू डिफेंड ए पर्सन और राइट टू जो है ना ऑफ द सेल्फ डिफेंस ऑफ इवन कॉजिंग डेथ। यदि आप जो है दूसरे लोगों की हत्याएं करेंगे, उनकी संपत्ति को तोड़फोड़ करेंगे, तो द पर्सन इन सेल्फ डिफेंस कैन कॉज योर डेथ ऑल्सो एंड ही इज नॉट कमिटेड एनी क्राइम। ये कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये रोड पे हिंसा हो पाएगी? नहीं हो सकता। अभी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं, जो देखने से साले आधे क्रिमिनल दिखते हैं, हम इनके हाथों में अपनी बागडोर क्यों सौंपें? आप मुझे बताइए क्यों सौंपें? चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। Why we should not have the more credible way of handling the situation? क्योंकि ये दुष्ट लोग जो ऐसा नहीं चाहते हैं। सत्ता में बने रहने का जो है ना, ग्राउंड पे यदि लॉलेसनेस हो, लोग बाग मरेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, और हमारा सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है। हमें जो है ना इस देश से कोई लेना देना नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? सही है। तो अब ये बताइए, आप ऊर्जा केंद्र बन गए, जो वॉलंटियर अपने आप को ट्रेन कराने के लिए और हथियार से इक्विप होके करने के लिए तैयार है, उनको अपन ट्रेनिंग भी दे देंगे, राइट? उनको जो है ऐप के माध्यम से वहां पहुंचा भी देंगे जहां ऐसे हालात बन रहे हैं, और उनको इसके बदले में रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम। आप दूसरों की रक्षा भी कर रहे हैं। यू कैन इवन कॉज डेथ इन सेल्फ डिफेंस एंड देन यू विल गेट द पैसा ऑल्सो, राइट? और ये सब व्यवस्था लीगल, नथिंग इलीगल, राइट? अब अज्यूम करिए कि चलो जो लोग इसमें नहीं पचड़े में फंसना चाहते हैं उनको दूर रखते हैं सब चीजों से, ठीक है ना? अब जो है, जो यदि 100 करोड़ हम ऊर्जा केंद्र हो गए हैं, तो फिर हम अपनी अनुनय प्रार्थना जो ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो से रोज प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, फिर वो और फोर्सफुली कह पाएंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो यहाँ कहने वाले मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे, बल्कि 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र थाली पीट कर, दीपक जलाकर और अपने मांग की अनुनय विनय के प्रार्थना का जो है वीडियो चलाएंगे। तो ऐसी संभावना है कि शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी का सीना जो 56 इंच का है शायद थोड़ा सा पिघल जाए और हमारी बात सुन लें। क्या लगता है, सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं, वो तो कोई भी होगा उसको सुनना ही पड़ेगा। चलिए, यदि मान लो वो सुन लेते हैं, संख्या बल की बड़ी वैल्यू है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लो वो सुन लेते हैं तो उन्हें सिर पे बिठाएंगे। अभी उनको 330 मेंबर बने हैं, हम उनको जो है उम्मीदवार भी देंगे, जो हमारे महा ऊर्जा केंद्र होंगे उनको जो है ना माननीय मोदी जी टिकट देंगे, राइट? और उनको हमारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र जिताएंगे, ठीक है ना, राइट? अब अज्यूम कर लेते हैं कि अपने हम में माननीय मोदी जी हमारे अनुनय विनय को नहीं सुनते हैं, जैसा कि जड़ समुद्र ने भगवान राम के साथ किया था, राइट? तब भगवान राम ने जो है अपना तर्कस निकाल के कहा कि साले तुमको सुखा देंगे, भय बिन होए न प्रीत, है? वो दृष्टांत तो आपको मालूम ही है ना, विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो फिर हम इनको भय में डालेंगे, इनको बेबस करने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे तुम साले किस खेत की मूली हो, छोटे से अदने से प्राणी, राइट? अदने से डीजी रहे हो, वो भी अब रिटायर हो गए हो, तेरी क्या औकात है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को तू बेबस करेगा? आपको ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए। आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछिए, तो मैं आपके बिना पूछे ही जवाब देता हूँ। नहीं, इसलिए नहीं पूछ रहा
हाँ जब जिसके संग संख्या बल होता है हाँ। उसकी बात आदमी नहीं, ना वो माने। संख्या बल कैसे काम करेगा वो बता रहा हूँ। हाँ तो जब जो है इनके राजनेता जहां भी जाएंगे, जब हमारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे, तो वो हर गली कोने, हर हर घर में हमारा आदमी होगा कि नहीं होगा? वो यदि किस घर में नहीं होगा तो दूसरे घर में 5 होंगे, 10 होंगे। एग्री और नॉट? एग्री। तो यदि वो लोग जो है थाली बजा के काला झंडा दिखा के कहेंगे कि हे काले अंग्रेज, हे आसुरी शक्ति, बेबस हो जाओ, सुधर हो जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे, तो ये बेबस होने की स्थिति पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पराजित होने से ही डरते हैं पॉलिटिकल लोग, और किसी कारण से नहीं नहीं, डरते। वो जब जो है ना आप जहां घुसोगे वहां पे यही सुनने को मिलेगा, तो आप हिल जाओगे कि नहीं हिल जाओगे? हिल जाओगे कि नहीं हिल जाओगे? मिल जाएगी। हिल जाएंगे तो जो है ना आप बेबस हो गए, तो हम आपकी फिर पूजा करेंगे, ऐशोगान करेंगे, आपको 545 जो है ना अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताएंगे। लेकिन ये 545 हमारे महा ऊर्जा केंद्र होंगे जिनको आपको टिकट देना होगा, राइट? अब ये महा ऊर्जा केंद्र कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो जितने लोगों को अपने सर्कल के ऊर्जाकृत करेगा, वो संख्या डिसाइड करेगी कि कितना बड़ा ऊर्जा केंद्र है, राइट? यस और नो? हाँ। तो इस प्रोसेस में हमने न केवल उनको नियम कानून बदलने के लिए फोर्स किया, बल्कि किसको वो उम्मीदवार बनाएगा ये भी हमने फोर्स कर दिया। तो वो ना अपराधी चरित्र का व्यक्ति होगा, ना उनकी पार्टी का होगा, वो ऊर्जा केंद्र के बतौर जो है ना उम्मीदवार खड़ा होगा और माननीय नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा। ठीक है? अब आप कहें कि साला जो है ना तू कौन सा खेत का जो है ना वो है, तेरे को जो है ना ऐसी कम तैसी, मैं नहीं सुनता तुझे। तब जो है क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी और अपने महा ऊर्जा केंद्र, जिन्होंने जितने लोगों को कैटलाइज करके जिन लोगों को ऊर्जा केंद्र में कन्वर्टेड किया है, उस संख्या के आधार पर 545 सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों को आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उम्मीदवार के बतौर उतारा जाएगा और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें जिताया जाएगा और इन दुष्ट आसुरी शक्तियों को उन्हीं के गेम में उनकी जमानतें जब्त होंगी। बताइए, इस मॉडल में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है? नहीं, मॉडल में कमी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपने लोगों से बात कर रहे हो और जितने लोगों को आप ऊर्जाकृत कर दोगे तो आपको महा ऊर्जा केंद्र घोषित होने का संभावना मिलेगी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कहा ना कि पुराना अनुभव ऐसे रहे हैं कि अच्छे लोगों देखिए, पुराना अनुभव में क्या ये मॉडल था क्या? नहीं, अच्छे लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन अच्छे लोग कोई मॉडल लेके नहीं आए। वो अब एक राजनीतिक पार्टी लेके आए और उनका काम भी जो है ना सत्ता में अपने आप को घोषित करना। आप ये बताइए कि आज जो है 23 सितंबर 2021 की स्थिति में 2858 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 जो है स्टेट लेवल की पार्टी हैं और 2797 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, राइट? ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी किसके भले के लिए है? क्या कर रहे हैं वो? या तो उन्हें जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होके कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करने का मौका मिल रहा है और उनका शुद्ध जो है उद्देश्य लाभ कमाना है, या दूसरा उद्देश्य उनका क्या हो सकता है कि एक लेटर हेड में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना हो, या जो है ना एक विजिटिंग कार्ड बना के उसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना हो, या गाड़ी में एक झंडा लगाना हो, या अपनी गाड़ी में जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना हो। क्योंकि आपका जो है ना एक उम्मीदवार को जिताने की तो औकात नहीं है, ना सोच है, ना स्ट्रेटेजी है, और यदि आप जीत भी जाएंगे तो इस देश का कोई भला नहीं कर पाएंगे। बिकॉज व्हाट इज योर मॉडल? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हैव यू कंसीडर एनी मॉडल? हाँ, पर उनके पास कोई मॉडल नहीं है। तो फिर मॉडल नहीं है तो फिर आपको क्यों जिताना चाहिए? नहीं, लेकिन मॉडल के संग जो लोग आए उनको भी देखिए, अब सवाल उठता है, अब आगे जाते हैं कि ये जो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ये हम माने कि वो कुछ पॉजिटिव सोच के लोग थे, उनका प्रभाव भी कुछ था, तो वो अपने प्रभाव के लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाए, उनके नंबर के हिसाब से वो महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है ना उम्मीदवार भी बना देगी। तो आप जब जो है अपनी पार्टी के बतौर खड़े हो रहे हैं तो आपको फायदा नहीं मिलना है, लेकिन आप क्राइम फ्री भारत पार्टी के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे तो आपके अपने परफॉर्मेंस के आधार पर आप उम्मीदवार भी बनेंगे, 200% जीतेंगे भी और व्यवस्था बदलाव का आधार भी बनेंगे। क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, तो जो क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है वो 5 साल में डिसॉल्व हो जाएगी, पहले से ही उसमें ये बात लिखी रहेगी। क्या?
कि क्राइम फ्री भारत पार्टी विल बी डिसॉल्व इन 5 ईयर। वो जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र की व्यवस्था जमीन पे स्थापित करेगी, अपराधी विहीन राजनीति की व्यवस्था को स्थापित करेगी, ऐप बेस्ड खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को जमीन पे स्थापित करेगी, साइबर क्राइम एंड अदर क्राइम फ्री भारत स्टैब्लिश करेगी, पेपर करेंसी मुक्त भारत को भी स्टैब्लिश करेगी। क्योंकि पेपर करेंसी ही काले धन से लेके जितनी भी गड़बड़ियां हैं, चाहे ड्रग माफिया, चाहे हथियार माफिया, चाहे जो है ना नक्सल, चाहे टेररिस्ट, या भारत को डिवाइड करने वाली जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इन सबको काला धन चाहे जो है वो किसी भी उससे पहुंच रहा हो, वो पेपर करेंसी है इसलिए पहुंच रहा है। यदि कल हम जो है 2024 तक इस देश को यदि पेपर करेंसी मुक्त बनाकर डिजिटल करेंसी कर देते हैं और फिर हम नेक्स्ट जो है टैक्स फ्री भारत भी लाएंगे, तो टैक्स की जगह जो है 2% ट्रांजैक्शन फीस होगा। और मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं कि 10 गुना जो आज पैसा मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा तो हम क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से दे देंगे, और 10 गुना ही ज्यादा जो है पैसा वो हमारे जो ट्रांजैक्शन फीस है 2% की उससे आ जाएगा। आप ये बताइए इससे महंगाई पे कितना असर पड़ेगा। आज जो है लोग जो है महंगाई से कराह रहे हैं, और ये दुष्ट लोग जो है उस पैसे को फ्रीबी में बांट दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में जो है खा जा रहे हैं, रातों रात अमीर हो जा रहे हैं। हम इनको ऐसा क्यों मौका दें? तो ऐसा एंड टू एंड मॉडल लेके कोई आया है क्या पहले, जो टेक्नोलॉजी भी खुद डिजाइन कर रहा हो, कानून भी खुद डिजाइन कर रहा हो, मॉडल भी खुद डिजाइन कर रहा हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बता रहा हो। यदि आप इसके पहले ऐसा कोई यदि मॉडल आपको मिला है, वो ऐसा कोई व्यक्ति मिला है तो बताइए, आप मुझे मिला है क्या? इतने व्यापक रूप में तो नहीं होगा ना, मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने क्षेत्रीय मॉडल, लोकल मॉडल नहीं, तो उस मॉडल की सोच क्या है कि जाति धर्म के आधार पर जो है ना बांट के अपन ठेकेदार बन जाए, जाति धर्म के आधार पर हिंसा फैलाएं, ऐसा तो नहीं है के आधार पर नहीं जैसे मैंने ऐसा तो नहीं है। कई सारे मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह ने भी कोशिश की है, नहीं, लेकिन वो कार्रवाई चुनाव आयुक्त तो नहीं कर सकते हैं। सेशन जी को हम सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने कांग्रेसियों की दुष्टता को खत्म किया, कि हमने विटनेस किया है उस बात को कि कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमने विटनेस किया है कि जो ना इनके लठैत जो है ना लोगों को वोट डालने जाते थे। तो ये साले प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इनका विश्वास था क्या? ये शुद्ध दुष्ट आसुरी शक्तियां थे। इन कांग्रेसियों ने केवल 1924 में श्रीमती गांधी के मौत के बाद जो है नरसंहार नहीं किया है। इन्होंने जो है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो 30 जनवरी 1948 को मरे थे, चूंकि मारने वाला नाथूराम गौडसे पंडित था, तो विदर्भ और जो है सेंट्रल प्रोविंस में इन दुष्ट कांग्रेसियों ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। आपको जानकारी है इस बात की? इस रूप में तो नहीं है। हाँ, उस समय जो है द्वारका प्रसाद मिश्रा जो है ना, ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, उन्होंने खुद कहा है कि कांग्रेस ही खुद लीड करके जनसंहार कर रहे थे, और जनसंहार क्या, वो तो ब्राह्मणों का संहार था। तो ये दुष्ट लोग हैं, ये अपने लाभ के लिए नियम कानून सब अपना काम कर रहे हैं। मैं इसमें मेरा एक सवाल छोटा सा था। हाँ, बिल्कुल जोर से पूछिए आप। हाँ, नहीं, अपना मॉडल तो चलो व्यापक मॉडल आपका कहना है। नहीं, इसमें देखिए आपकी कोई, देखिए एक बताइए, ये बताइए इस मॉडल में क्या आप किसी आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं सीधे? क्या वो आपके खिलाफ? नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है, वो सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि पहले मॉडल नहीं आए, हाँ, इतना व्यापक मॉडल नहीं आया, लेकिन लोगों का लोकलाइज मॉडल बहुत सारे अच्छे नहीं, लेकिन वो जो लोकलाइज मॉडल लोकल जीत नहीं पाए, लोकल लोग कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं थी ना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है कि जो जितनों को ऊर्जाकृत करेगा उसको महा ऊर्जा केंद्र घोषित किया जाएगा, और वो हमारा उम्मीदवार भी बन जाएगा। देखो, ये तो LIC पॉलिसी वैसा जैसा वो है कि आपको अपने एजेंट को इतना जो है ना एनर्जी डालने वाला के बनाना पड़ेगा कि लोगों को वो अपनी पॉलिसी बेच पाए। हाँ, वो भी टफ टास्क होता था। LIC की पॉलिसी बेचना कोई आसान काम नहीं था एक जमाने में। नहीं, लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, सब कुछ है, आपके बिना खर्च के आपको कोई फोन पे खर्चा नहीं करना है। आप जो है ना अपनी बात को, स्पीच को रिकॉर्ड करके, जैसे जो अपन अभी बात कर रहे हैं, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी। दुनिया सुनेगी कि मैथिली शरण गुप्ता और मिस्टर अजय तिवारी के बीच में क्या संवाद हुआ, क्या वाद विवाद हुआ, क्या सोच आई है।
ये एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगी ना। हाँ देखो, यदि एक रस्सी जो कि अपने आप में मुलायम होती है, जब बार बार वो प्रयास करती है तो पत्थर जैसी कठोर चीज में जो है ना अपना निशान छोड़ हाँ, देती बस है। निरंतरता की जरूरत होती है। तो निरंतरता है ना, एक दिन में 5-5 6-6 जो है ना हमारे कन्वर्सेशन, हमारे ऑडियो वीडियो जारी हो रहे हैं, इससे ज्यादा निरंतरता और क्या होती। और ये जो दुष्ट लोग हैं, ये कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं बताइए ना मुझे। हाँ ये हाँ 56 इंच के सीने वाले, ये पार्लियामेंट में बैठ के संविधान के विरुद्ध जो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो कानून है, कम से कम उनको ही रिपील कर दें। आप नहीं, बताइए, इसमें ये जो है ना नहीं नहीं, आप माइनॉरिटी जो कह कमीशन रहे जो हैं, है आप संविधान जो की, कह रहे हैं वो व्यापक चीजें बोल रहे हैं। जमीन पे और भी स्थितियां बहुत विकराल हैं। वो कोई विकराल नहीं है। आप जो है ना नहीं, मैं बताता हूँ, अधिकारी लोग भी नेताओं का चेहरा बोल लिया है। अधिकारी लोग भी नेताओं जैसा ही बिहेव तो कर रहे हैं। ये अधिकारी जो है वो भी अपने, दरबार लगा नहीं रहे देखिए हैं, देखिए वो भी देखिए वो देखिए, सब काम कर रहे हैं जो ये उन्हें कर। ये अधिकारी कौन है? एक और छोटे वो चरित्र, नपुंसक ज्यादा है अधिकारी। अजय एक मिनट, ये अधिकारी कौन है जिन्होंने अपने लाभ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दी जिससे कि उनका भविष्य अच्छा रहे? ये वो अधिकारी हैं जो दुष्ट राजनेताओं की, संविधान की व्यवस्था के विपरीत हर बात मान रहे हैं। ये क्षुद्र चरित्र के बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं। किस चरित्र के लोग हैं? ये क्षुद्र चरित्र के हैं जो अपनी छोटी सी पोस्टिंग के लिए, मिलादार पोस्टिंग के लिए वो एक संवैधानिक स्टैंड नहीं, लेंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी कह रहा हूँ कि हाँ। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब हम बदलाव की बात कहते हैं। जैसे ही हमको हम जगह मिलती है, हमारी क्लास बदल जाती है। मैथिली गुप्त जो है 2016 में सिटिंग डीजी के बतौर जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन लाया तो मैंने 18 पॉइंट लिख के माननीय नरेंद्र मोदी को भेजे कि आप जो है ना ये करिए तो आपका डीमोनेटाइजेशन सफल होगा, जो उन्होंने नहीं किया। हमने कहा था उसमें कि जनधन योजना के तहत आपने ऑलरेडी अकाउंट खोल दिए हैं, जो थोड़े बहुत अकाउंट रह गए उनको खोल दिया जाए और ये एक्सचेंज बिजनेस को बंद किया जाए। जिसके पास जितना भी पैसा हो वो डाले, यदि दूसरी बार डालेगा तो उसे कारण देना पड़ेगा कि पहले क्यों नहीं डाल पाया, लेकिन वो डाल पाएगा, राइट। इसके बाद उसको जो है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भिजवा दीजिए तो अधिकांश बिना करेंसी के आपके काम चल जाएगा। लोग बाग जो है मजदूरी देके लोगों को लाइन में खड़ा होकर पैसा एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। नहीं, आप बहुत बड़े इशू पे बात कर रहे हैं, मैं बहुत छोटे से इशू की छोटी सी नई कहानी बताता हूँ, 2 कहानियां बताता हूँ। चलिए बताइए, मैं उसका समाधान भी अभी बताऊंगा। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है वो बताता हूँ। ओके। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे व्यक्ति ने कोई के सामने एक समस्या आई, उन्होंने मुझे ये शेयर किया। ओके। कि एक ट्राइबल आदमी छत्तीसगढ़ में, उसका मकान था, वो बैंक मैनेजर था, उसने ना सरकार से पैसा लिया, ना सरकार से कोई सुविधा लेके वो मकान लिया, ना वो ऐसा आदिवासी था जो जागरूक नहीं था, वो पढ़ा लिखा जागरूक सब समझदार आदमी था। करेक्ट। उसे उसका बेटा विदेश में रहने लगा तो उसे वो बेच के जाना था। करेक्ट। तो आदिवासी आदमी नहीं ढूंढ पाया, उसे गैर आदिवासी मिला। ठीक है। वो मकान बेचने गया तो कलेक्ट्रेट में परमिशन लेना पड़ती है, आदिवासी गैर आदिवासी को बेचे। बोले साहब 7 लाख रुपए लगेंगे। तो घूस के ओके। वो आदमी इन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हुए व्यक्ति के पास गया। करेक्ट। इसने कमिश्नर को फोन किया, उसने कहा देखिए हमने जो कानून बनाए हैं या मसूरी में जो सीखा है इसका मतलब है सॉल्व करें। वो जो हमने बनाया था मतलब है कि आदिवासी को मूर्ख बना के उसकी कोई संपत्ति को ना ले ले। लेकिन यदि जो है ना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने विवेक से विदेश जा रहा है तो आपका विवेक कह रहा है, तो वो अपने विवेक का तो यूज करना चाह रहे थे, बस केवल उसके एक्सचेंज में 7 लाख रुपए लेना चाह रहे थे। तो वो कमिश्नर बोलता है कि भाई साहब अपन चक्कर में क्यों पड़े, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो तो बताओ। तो बताया ना, 7 लाख रुपए नहीं, उसने कहा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, समस्या को सॉल्व भी करना चाहिए, मूल भावना के ये विपरीत है। भाई वो आदमी एक संपन्न आदिवासी है, समझदार है, उसका शोषण नहीं हो सकता, वो जागरूक भी है। हमारी कोई व्यवस्था, बोले नहीं साहब वो लैंड रेवेन्यू कोड में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर वो 7 लाख रुपए देने पे कौन से कोर्ट में आ जाएगा? वही मैं बताना चाह रहा हूँ उनको, उसको कमिश्नर को समझाने में बोले मुझे 15 दिन लगे। ओके। अच्छा, कमिश्नर ने जब लिख के दिया, वो कलेक्ट्रेट में पहुंचा तो बाबू ने कहा कि लैंड रेवेन्यू कोड में कमिश्नर को कोई पावर नहीं है। मतलब उसी शहर के
जो 5 जिलों का कमिश्नर है उसका कागज एक क्लर्क स्वीकार नहीं करता, जिसको पैसे में स्वीकार कर रहा था। बोले फिर मुझे कलेक्टर को समझाने के लिए 1 महीना लगा। कलेक्टर ने भी कहा कि सर आप मेरे को क्यों उलझा रहे हैं, फिर बहुत केस आएंगे, बहुत सारे विषय आएंगे, मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं पहले ही लगा हुआ हूं। तो बोले बड़ी मुश्किल में कलेक्टर को समझाने में मुझे 1 महीना लगा। बोले इसके बाद भी उस आदमी से कलेक्टर से लिखवा दिया 70,000 रुपए, फिर भी खा लिए। तो बोले मैं अजय जी, मैं और आप 70,000 रुपए देने के साक्ष्य इकट्ठे करके साले को जेल भिजवा देते ना, तो ये समस्या नहीं। वो क्या कह रहे, वो ये कह रहे कि मेरे आपकी तरह या मेरे से मजबूत पोजीशन पे हम सब बैठे लोग भी चीजों को सॉल्व नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। यही पटवारी रोज पैसा खाते हैं और और गलत काम करते हैं। यही कलेक्टर और कमिश्नर इनको प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग रोजमर्रा ये एडिशनल सेक्रेटरी और कमिश्नर सब जिम्मेवार है ना। हाँ। क्योंकि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ऐसे दुष्टों को जो कि 7 लाख रुपए मांग रहा था और जिसने बाद में 17,000 में सेटल किया, ऐसे दुष्ट को जेल नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो जेल इसलिए नहीं जाता होगा क्योंकि वो सिस्टम का ऐसा हिस्सा बन गया होगा कि उसमें सिस्टम को आग लगा दो ना, सिस्टम बदल हो ना, फिर सिस्टम विदेश से बदलेगा क्या? सिस्टम जो है ना, अभी मैं ऐसे ही अडॉप्ट किया है, जो आप गुलाम थे और आप पे शासन करने के लिए बनाया गया था, तो वो अभी भी आपको गुलाम मान रहा है, इसलिए पैसे मांग रहा है। अच्छा, ये कहानी मुझे जो सुनाई वो अभी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे। नहीं, लेकिन उन्होंने जो है ना समस्या का निदान लेकिन नहीं डिजाइन किया, उनकी वो पीड़ा बनी रही। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने बहुत जगह निदान खुद अपने रहते हुए करता रहा, लेकिन वो कह रहे हैं यदि जो है वो इसको करने के साथ साथ उनको सस्पेंड कराता, उनको ट्रैप कराता और जेल भेजता। मैं कलेक्टर को और कमिश्नर को ट्रैप कराता, किसको कराता? बोले किसको कराता? सबको ट्रैप कराता जो पैसा मांग रहा है। क्यों नहीं करेगा? जो आप पदी जिम्मेवारी के लिए हैं, यदि आप उस जिम्मेवारी का निर्वहन ना करके साला पर्सनल जो है ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए सबको जेल में। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? उतनी इच्छा शक्ति किसी की नहीं होगी ना। वो इच्छा शक्ति मैथिलीशरण गुप्त की है ना। नहीं तो वो मैथिलीशरण गुप्त एक से काम नहीं चलेगा ना। अरे एक से काम चलेगा, हम तो 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। हर जमीनी स्तर पे लोगों की इतनी। ये जमीन को छोड़ दो मिस्टर अजय तिवारी, आप अपने जोड़े से लोगों को आज अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करके कल से जो है आज ही जो है ना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें मैथिलीशरण गुप्त होंगे और अजय तिवारी होंगे। और कल से इन सभी समस्याओं के बावजूद जो कि आपने मुझे बताई है और मैं मानता हूं कि वो बहुत गंभीर है, लेकिन अपनी बेबसी और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए 2 या 3 लोगों को फोन करके उन्हें ऊर्जाकृत करिए। सही। और उनको ये भी बताइए कि आप यदि बड़े ऊर्जा केंद्र बनेंगे तो आप कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे, राइट? और आपको बिना चुनाव खर्च के 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताएंगे भी। और ग्राउंड पे जो है ये हिंसा फैलाने वाले जन नेता, धर्म के नेता, इन्हें जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र जिनमें इच्छा शक्ति होगी उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनको हथियार दिया जाएगा, रेवेन्यू स्ट्रीम भी दिया जाएगी। और वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में यदि ये जो है ना जनहानि के लिए और उस तरीके का जो है जिहाद और इस तरीके की घटिया चीजें ग्राउंड पर जो है ना हत्याएं और बलात्कार करेंगे तो इनको जो है ना वहां पर दे विल बी किल्ड ऑन द ग्राउंड अंडर द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, बिकॉज राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो रहा है। और ये दुष्ट पुलिस जो है नियम कानूनों को पालन नहीं करती है। यदि आपने किसी दूसरे की संपत्ति बचाने के लिए किसी की मौत कारित की है तो पुलिस को किसने हक दे दिया है 302 कायम करने का? और या 302 कायम करके उसको इमीडिएटली राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन्वोक करके उसको बाहर करें कि नो ऑफेंस इज मेड आउट। इन जो है लोगों को हमने लॉर्ड बना दिया है और इस देश की जनता को वोट देने वाला गुलाम बना दिया है। इन दुष्ट राजनेताओं ने इन्हें फ्री भी बांट के, इन्हें दारू पाउच बांट के इनके शरीर को खोखला कर दिया है, इनकी सोच को खोखला कर दिया है। इन्हें ये तमाचे और असम्मान दिखाई भी नहीं देता है। हमें इसकी जड़ पर जो है मठा डालना होगा, हमें इनकी जड़ को ठीक करना होगा। और मुझे लगता है कि यह आसुरी शक्तियों से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है तपस्या। और तपस्या है कि लोगों को ऊर्जाकृत करो, लोगों को जागृत करो, लोगों को इकट्ठा करो,
महा ऊर्जा केंद्र बना के उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाओ और उन्हें जो है प्रकार जो है ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिताओ, और जो दुष्ट लोग ग्राउंड पर हिंसा फैलाते हैं उन्हें जिन ऊर्जा केंद्रों में विलिंगनेस है उनको जो है ना ट्रेन करिए, उनको हथियार दीजिए और उनको साथ में रेवेन्यू स्ट्रीम भी दीजिए। और इन दुष्ट लोगों को जो कि हिंसा के सहारे इस देश को धमकाने की हिम्मत करते हैं, जो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मोदी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे तो मैं सब रखूंगा, तो मैं कौन बचाएगा। जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो तो हम आपसे सेटल कर लेंगे, ये सब अपराध है कि नहीं है? इसे पुलिस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है कि नहीं है? कैसी पुलिस बनाई है आपने लचर कि जो सुओ मोटो अधिकार होने के बाद भी कॉग्निजेंस नहीं लेती है? अजय जी, आप हमारी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो आप जितने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं कि साहब ये कपोल कल्पनी है, ये ग्राउंड पर प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किसमें करना क्या है। और आप कोई प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, आप तो अपने जुड़े लोगों को बता रहे हैं, और हमने आपको उसमें एक लीवे भी दे दिया है कि जो पत्थर है उनको छोड़ दीजिए, वो बाद में महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। ठीक बात है। तो अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, और आपको वो लाभ भी मिल रहा है कि आपसे जुड़े लोगों को आप जो है बात करेंगे तो कम से कम अपने पुराने नेटवर्क को नहीं कहीं नहीं, इससे आशावादी सोच बनती है, सकारात्मकता आती है समाज में, है ना। आदमी का मजबूती आती है, एक दूसरे से जुड़ता है तो अकेला आदमी नहीं होता है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, क्यों नहीं? आपको कोई नुकसान समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्योंकि ना तो आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना रेल रोको कर रहे हैं, ना आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप जंतर मंतर जा रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं, ना आप एक ढिलेवर का खर्च कर रहे हैं। हाँ। तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। जागरूक होके तो बहुत कुछ किया सकता है। तो जागृत करने में क्या दिक्कत है? हाँ। आप प्रचार केंद्र नहीं बन रहे हैं, आप अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसी बहाने उनसे बात करेंगे जिनसे आप अपनी व्यस्तताओं के कारण वर्षों से बात नहीं कर पाए हैं। तो ये भी लाभ है कि नहीं है? नहीं, अवश्य। हाँ? नहीं, इसको आप लाभ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो जब आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं और एक लड्डू मुंह में भी है, कि मेरे आपकी तरह सोचने वाले की संख्या कितनी है या उनमें तलाश करना, वो पैदा करने की हमारी बात है। हाँ। वो यदि आप जो है आपके पास एक भी दलील उसके खिलाफ नहीं है तो आपकी तार्किक क्षमता जो है अपने ही लोगों को जो वर्षों से आप में श्रद्धा रखते हैं उनको भी ऊर्जाकृत करने की नहीं है, तो उनको पत्थर मान लेना, उनको छोड़ दीजिए, वो बाद में पत्थर कोई होता नहीं है। उसको हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका में अंतर हो सकता है। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो ज्यादा बड़े पत्थर हों या तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, या उनको रोज रोज जो है ना कम्युनिकेट करके धीरे धीरे उनमें बदलाव लाने की कोशिश की जाए। और जब तक जो है जो आपके जो बाईपास अवेलेबल हो रहे हैं, जो बन जा रहे हैं, और जो उनके प्रभाव क्षेत्र से आप ऊर्जा का प्रसार कर लेंगे, वो तो बहुत है। देखिए, चलो अगली बातचीत कुछ शब्द प्रश्नों के संग करूंगा तो ज्यादा अच्छा जरूर। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम, चूंकि आपने हमसे कोई कठोर क्वेश्चन नहीं पूछ पाया है, तो मैं आपको आज तो ऐसे ही दुआ सलाम में आपका फोन आया ना। एक मिनट, मैं आपको आज ऊर्जा केंद्र घोषित कर दूं ना करूं? नहीं, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे जिससे लोगों का ज्यादा फायदा होगा। सकता हूं, और जब आप पूछना चाहें, और मैं कुछ लोगों को कुछ लोगों को जोड़ूंगा, साथ में भी जोड़ूंगा, तो विचार एक आदमी के नहीं आए, वो आपको सुनने के बाद, सवाल करने के बाद जुड़े। स्ट्रीम भेज दूंगा, अपन लाइव बात करेंगे, क्या दिक्कत? हाँ, दुनिया सुने कि हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ। मैं लोगों को भी जोड़ूंगा, वो मेरे से प्रभावित होके ना जुड़े, आपसे प्रभावित होके ना जुड़े, वो इन विषयों को लेके, सॉल्यूशन को लेके, मॉडल को लेके जुड़े। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में हम वैसे ही व्यक्ति पूजा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जस्ट ए मिनट, कौन कह रहा है ये मायने रखता है? उसका अपना कद क्या है, उसके अपने एक्सपीरियंस क्या है, उसके अपने जीवन के अनुभव क्या रहे हैं, ये मायने रखता है। जो बात मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं, यदि कोई टॉम डिक एंड हैरी करेगा तो वो कम उसकी विश्वसनीयता होगी। उन्हें मालूम है कि आपने 37 साल जो है ना इस सिस्टम में कैसे काम किया है। उसको बाउच करने वाले अजय तिवारी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाउच करेंगे कि हाँ मैं जानता हूं इस व्यक्तित्व को। नहीं, वो तो है नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि
सिर्फ इसलिए लगाव न करें कि एक पर्सन एक पोस्ट पर रहा हुआ व्यक्ति मॉडल के संग तर्क के रूप में भी जुड़े। हम वो स्थायी भाव होता है। कह रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं है, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है और इस देश के भला होने की संभावना है, तो आपको उस संभावना को, जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, उस आप संभावना को भी जन्म नहीं देना चाहते। नहीं वो करेंगे। कितने स्वार्थी हैं। आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपसे कोई कुछ ले नहीं रहा है, आपको असली शक्तियों से लड़ना भी नहीं पड़ रहा है और एक बलवान संभावना पैदा हो रही है। आप कितने स्वार्थी व्यक्ति हैं कि आपका कुछ नहीं जा रहा है, बदले में आप महा ऊर्जा केंद्र बन गए तो हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएं, वो भी बिना प्रचार के। आप कितने खुदगर्ज और नालायक और मक्कार व्यक्ति हैं कि अपना लाभ भी नहीं देख पा रहे हैं और एक जो संभावना बन के सामने उभर रही है उसको भी आप जो है ना कुंठित करना चाह रहे हैं। सही बात। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आपका अपना चरित्र क्या कहलाया? यार इट इज ए गुड आइडिया, लेट्स ट्राई टू गिव ए वे। इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इसमें तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा है। नहीं सही बात। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहा हूँ। चलिए, तो अभी हम आपको ऊर्जाकृत नहीं करते हैं। आप नहीं, मैं जिस ग्रुप को जोड़ना है, जिन लोगों को जोड़ना है, उनको लाइव रख के उनके सवालों का समाधान तत्काल करते हुए ऐसा करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। आप कब करना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपको अभी स्ट्रीम भेज रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आज नहीं, आज मत करिए स्ट्रीम। हम आपको आज देते हैं, जब आप कहोगे उस समय सेशन करेंगे। ठीक है। आपने टेलीग्राम पे है क्या? नहीं, टेलीग्राम पे तो नहीं। तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, ठीक। राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।